So if anyone is attending the lecture today, if he has not attended the yesterday's lecture, don't worry. We'll be uploading the recording on our YouTube channel, which both the lectures recording will be available till the night, so you can watch it later. So let's just revise what we did yesterday. 15 मिनट्स का एक रिविजन ले लेते हैं कि कल हमने क्या क्या किया ताकि सब क्लियर हो जाए. ओके, सो yesterday we did our first program in C++. हमने देखा कि एक C++ प्रोग्राम क्या होता है. नॉर्मल सा कोड किया था जिसमें हेलो वर्ल्ड हम लोग प्रिंट कर रहे थे. तो हमने देखा कि कोई भी प्रोग्राम जो होता है उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है हेडर फाइल. हमने देखा हम हेडर फाइल्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग जो फीचर्स होते हैं वो इंपोर्ट कर सके हमारे कोड में, हम उसे यूज कर सके, इसीलिए हेडर फाइल्स हम लोग यूज करते हैं. सबसे जो सिंपलेस्ट एग्जांपल होगा इन फीचर्स का वो होगा cin और cout. हम लोग cin क्यों यूज करते हैं, ताकि हम लोग यूजर से इनपुट ले सके, और cout इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोग कुछ प्रिंट करा सके. तो इसी और हमने देखा कि मेन फंक्शन होता है जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी प्रोग्राम का, जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है. सो हमने कल देखा कि मेन फंक्शन की जो फर्स्ट लाइन होगी, जो उसकी बॉडी होगी, उसकी जो फर्स्ट लाइन, वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और वो नीचे जाता जाएगा जब तक प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता. सो इन दिस केस यू कैन सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये स्टेटमेंट का जो मीनिंग था, ये स्टेटमेंट का मीनिंग है कि हमें एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, जो स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड. तो आप देख सकते हो कि जो आउटपुट था उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन थी वो रिटर्न 0 थी. रिटर्न 0 का मीनिंग है प्रोग्राम टर्मिनेट कर दो, इस फंक्शन से बाहर आ जाओ आप. सो ये था कल का जो हमने फर्स्ट प्रोग्राम देखा था. एंड द सेकेंड थिंग वी सॉ यस्टरडे वो थी डेटा टाइप्स एंड स्ट्रिंग. हमने देखा कि बहुत सारे टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, और जो इम्पोर्टेंट डेटा टाइप्स होते हैं वो 6 होते हैं, विच इज इंट. हमने देखा कि जो इंटीजर डेटा टाइप होता है वो -2^31 से लेके 2^31 तक की वैल्यू स्टोर कर सकता है. और दूसरा जो डेटा टाइप था वो था लॉन्ग इंट. अगर कोई ऐसा नंबर है जो बहुत बड़ा है, जैसे इसकी जो रेंज होती है वो -2^64 से लेके +2^64 तक होती है, और इसके बीच में जो भी नंबर आते हैं हम उन्हें लॉन्ग इंट में स्टोर कर सकते हैं. फ्लोट और डबल जो होता है उसमें हम लोग डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. जो डेसिमल वैल्यूज है आप उन्हें इंट और लॉन्ग इंट में नहीं स्टोर कर सकते. अगर आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो आप फ्लोट और डबल यूज करेंगे. अगर आपने कोई भी डेसिमल वैल्यू को इंटीजर और लॉन्ग इंट में स्टोर किया तो उनमें सिर्फ इसका इंटीजर पार्ट सेव होगा. अगर आपने इंट a = 10.20 स्टोर किया तो उसमें सिर्फ 10 स्टोर होगा, क्योंकि ये डेटा टाइप इसी के लिए बना है ताकि ये इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सके. हमने कल देखा बूलियन डेटा टाइप होता है जिसकी 2 वैल्यूज होती है, वन इज ट्रू एंड वन इज फॉल्स. ये 2 तरीके की वैल्यू ही ले सकता है. और कैरेक्टर, आप कोई भी कैरेक्टर जो एक सिंगल डिजिट का हो, लाइक ABCD, उसको एक कैरेक्टर बोलते हैं. आप उसे कैर में स्टोर कर सकते हो. और डेटा टाइप्स हम लोग कैसे यूज करते हैं, उन्हें हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल. तो अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना हो, वेरिएबल्स आर जनरली यूज टू क्रिएट अ मेमोरी लोकेशन. एक ऐसी मेमोरी लोकेशन होती है जहां पर आप कुछ डेटा स्टोर करते हो. तो हर एक डेटा टाइप का एक साइज होता है, जैसा मैंने बताया कि उसकी एक रेंज होती है. उसके अकॉर्डिंग आप एक वेरिएबल बनाते हो और उसमें आप एक वैल्यू स्टोर करते हो. ये हमने कल देखा था. और एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स होता है वो होता है आप पहले डेटा टाइप लिखो, फिर उसका नाम लिख दो. जैसे मैंने यहाँ पे इंट लिखा जो इसका डेटा टाइप था, और डेटा नाम का वेरिएबल बना दिया. तो इसका मतलब है कि ये एक वेरिएबल है जिसका नाम डेटा है, और जो इंट टाइप की वैल्यू खुद के अंदर स्टोर कर सकता है. कल हमने स्ट्रिंग इसीलिए नहीं देखा था क्योंकि हम लोग को इसके लिए एरेज की नॉलेज चाहिए, तो हम लोग इसे आज के लेक्चर में कवर करेंगे. ओके, तो कल हमने देखा था एल्स इफ स्टेटमेंट. तो हमने देखा ये कंडीशन स्टेटमेंट्स होती है जब आपको कुछ
एग्जीक्यूट करना मतलब आपको कुछ ऑपरेशंस कराने हो तभी जब ये कंडीशन फॉलो हो रही हो। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही हो तो मैं ये करूंगा, इसीलिए मैं इफ एल्स कंडीशन यूज करता हूँ। जैसे कोई अगर नंबर इवन हो तो मैं प्रिंट करूंगा इवन है, एल्स मैं ऑड प्रिंट करूंगा। तो हमने देखा इसे आप एल्स इफ लैडर भी बोलते हो, ये हमने कल देखा था लेक्चर में। तो these are generally used when we want to run the code based on some condition. Okay, the next thing we saw was for loops. तो हमने देखा कि अगर आपको एक स्टेटमेंट, अगर हेलो वर्ल्ड आपको बहुत बार प्रिंट कराना है, अगर मुझे 50 टाइम्स प्रिंट कराना है तो क्या मैं 50 टाइम्स सी आउट लिखते बैठूं? नहीं, वो बहुत ज़्यादा लाइक मैसी हो जाएगा कोड। तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं लूप्स, ताकि एक ही बार लिख के हम लोग कोड को रिपीट कर सकें। और हम लोग उसमें 3 स्टेप्स होते थे। इनिशियलाइजेशन जो एक ही बार होता है बट सबसे स्टार्ट में होता है। फिर उसके बाद चेक होती है हमारी कंडीशन कि ये इसकी वैल्यू क्या, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, और अगर नहीं है तो वो बाहर आ जाएगा फॉर लूप से और फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा इन नॉर्मल वर्ड्स। और अपडेशन होता है कि कंडीशन चेक हुई और फिर फॉर लूप एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसने अपडेशन किया और अपडेशन करने के बाद कंडीशन चेक की। कंडीशन चेक करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस से एग्जीक्यूट करो, वरना आप टर्मिनेट कर दो। अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो वापस से ये साइकिल चलती रहेगी और ये तब तक चलेगा जब जो भी आपने कंडीशन डाली है जो ट्रू रहेगी। ओके, और हमने कल देखा वाइल लूप। दिस इज कम्प्लीटली सिमिलर टू फॉर लूप्स, बस डिफरेंस ये है कि हम जो इनिशियलाइजेशन करते हैं एक वेरिएबल का वो वाइल लूप के बाहर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक नम वेरिएबल बनाया है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है बट आप कंसिडर कीजिए कि यहाँ पर एक इंट नम इज इक्वल टू 0 हुआ लिखा होगा, और हम लोग चेक करें कि क्या जब तक नम 10 से छोटा है आप इस वाइल लूप को चलाइए। और अंदर मैंने इसके अपडेशन की है ताकि अगर मैं ये अपडेशन नहीं करता हूँ तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। सपोज नम 0 था और ये वाइल लूप के अंदर आया तो नम 0 इज लेस देन 10, ये ट्रू है। तो ये एग्जीक्यूट हुआ, मैंने 0 प्रिंट किया बट मैंने उसको बढ़ाया नहीं, तो इसका मतलब क्या हो, ये 0 ही रहेगा। तो ये जब फुल बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी इसकी, ये वापस से कंडीशन चेक करेगा क्या अभी भी 0 10 से कम है, वापस से हुआ, फिर 0 10 से कम है, तो ये इनफाइनाइट लूप में जाता रहेगा। तो ये ना हो इसीलिए हम लोग यहाँ पर अपडेशन करते हैं ताकि एक ऐसा पॉइंट आए जहाँ पर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सो वाइल लूप्स आर जनरली यूज्ड when we don't know the exact number of times the loop should repeat, and it repeats till the statement or the body like the condition is true. Like say in simple words, जब तक condition true होती है while loop चलेगा। ओके, सो नेक्स्ट थिंग जो हमने देखी थी कल वो थी ऑपरेटर्स। हमने अगर आप में से किसी ने 12th में लिया कंप्यूटर साइंस लिया होगा तो हार्डवेयर पार्ट में आपको गेट सिखाए होंगे, एंड गेट, और गेट, एक्स और, नॉट गेट। तो ये सारे गेट्स का जो ट्रुथ टेबल होता था कि अगर आप 2 बिट्स लोगे और उनका आप ऑपरेशन करोगे तो कुछ रिजल्ट आता था, राइट। तो उनको हम प्रोग्रामिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और उनके ये सिंबल्स होते हैं। हमने कल ये प्रोग्राम में लिख के देखा था और हमने देखा था कि क्या क्या आउटपुट्स ये जनरेट करता है कोड हमारा अगर हम इन्हें यूज़ करेंगे तो। सो कल हमने यहाँ तक किया था। सो टुडे वी विल सी व्हाट आर एरेज। सो लाइक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई वांट कि आप सब लोग अभी अटेंशन दे इस टॉपिक पे जब मैं सिखाऊंगा आपको। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आई थिंक इसके बाद जो भी आप कोडिंग में करेंगे ऑल द थिंग्स विल बी मेनली बेस्ड ऑन एरेज ओनली। सो आप लोगों का अटेंशन अभी मुझे चाहिए एंड इफ यू हैव एनी डाउट, आई थिंक वी हैव सम डाउट। ओके, वी विल प्रोवाइड यू द लिंक। मैं मोस्टली फोकस करूंगा प्रेजेंटेशन पे। अगर कोई डाउट आता है तो राघव विल सॉल्व इट, एंड अगर कोई मेजर डाउट हुआ तो राघव प्लीज टेल मी, मैं यहाँ पर ही स्टॉप कर दूंगा और डाउट सॉल्व कर दूंगा। ओके, Sure. yeah, if you want to print hello world only one time then you don't need to use for loop, but if you want to print for hello world certain number of times then you have to increment it, क्योंकि काउंट का आपको लाइक
एक ट्रैक रखना होगा। नहीं, अगर आप ट्रैक नहीं रखोगे तो वो बहुत बार चलेगा और इनफाइनाइट भी चला जा सकता है। बट इसमें कुछ इंक्रीज नहीं करना है ना, तो क्यों लिखेंगे? बेसिकली हम लोग बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो इसे कि आपको सर्टेन लाइक हम लोग लूप्स तभी यूज करेंगे व्हेन वी नो द पर्पस, कि हमें इतनी बार तो करना ही है, लाइक इतने हमें इस कंडीशन के लिए तो करना ही है। बट कंडीशन ट्रू होगी उस वेरिएबल से, लाइक उस वेरिएबल को कंडीशन कैसे चेक करते हो आप? एक वेरिएबल के थ्रू चेक करते हो। तो उस वेरिएबल को आप अपडेट करोगे, राइट? तभी कंडीशन चेंज होगी। अगर आप कंडीशन ही नहीं चेंज कर रहे हो तो लूप यूज करने का मतलब क्या, राइट? तो फिर आप इनफाइनाइट टाइम करते रहो। बट क्योंकि आप कंडीशन रख रहे हो तो उस कंडीशन को चेंज करना भी जरूरी है, ताकि आप उसे ताकि आप कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक उसे चलाओ। आई होप कि डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। यस यस यस। मैंने यहाँ पर जो नम है, आप ऐसे, मैंने यहाँ पर एक्चुअली लिखा नहीं है बट आप ऐसे कंसिडर करिए कि मैंने ऊपर एक इंट नम इज इक्वल टू 0 ऐसे डिक्लेयर किया है। वो मैं यहाँ पे लिखना आई थिंक भूल गया था। बट आप कंसिडर करिए कि ये जो नम वेरिएबल है ये ऊपर एग्जिस्ट करता है और इनिशियलाइजेशन ऊपर हुआ है नम का 0 से। तो 0 पहले रहेगा और फिर वाई लूप के अंदर आएगा, बोलेगा 0 10 से छोटा है क्या? हाँ। तो वो चलेगा लूप और फिर वो इंक्रीमेंट होगा। डोंट वरी, हम लोग इसको भी कोड करेंगे। अभी हम थियरी कर लेते हैं अच्छे से, इसके बाद हम लोग आज प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाले हैं, बेसिक वाले। आपको मैं कोड शेफ आईडी भी बताऊंगा कि आप उस पर कैसे सॉल्व करते हैं। सो डोंट वरी, आपके सारे डाउट्स एट द एंड ऑफ लेक्चर सॉल्व हो जाएंगे। ओके। सो सो नाउ एरेज करते हैं। सो आप ऐसा सोचिए एरेज के लिए कि मुझे ना, अब एक वेरिएबल होता है, राइट? उसकी एक वैल्यू होती है। तो आप उन्हें कह सकते हैं इट इज अ इंडिपेंडेंट थिंग। ईच वेरिएबल इज ए इंडिपेंडेंट थिंग। अगर मैंने इंट आई इज इक्वल टू 10 बनाया, इंट बी इज इक्वल टू 20 बनाया, तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट थिंग्स। बट अगर मुझे ऐसे 100 वेरिएबल्स बनाने हैं, इट्स लाइक अगर मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, राइट? अगर हर एक स्टूडेंट्स के 10, किसी के कुछ कुछ मार्क्स है, 20 है, 30 है, 40 है, तो क्या मैं 50 वेरिएबल्स बनाऊं? मतलब मैं इंट ए, इंट बी, या फिर इंट फर्स्ट स्टूडेंट, इंट सेकंड स्टूडेंट ऐसे लिखते बैठूं? तो बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हो जाएंगे और मैं कैसे इनका ट्रैक रख पाऊंगा? और मेरे कोड भी 50 लाइन 60 लाइंस का हो जाएगा। तो ये मुझे ना करना पड़े, इतने सारे वेरिएबल्स मुझे ना बनाने पड़े, इसीलिए एरे का इंट्रोडक्शन होता है। हम लोग एरे इसीलिए यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग एक ही वेरिएबल में कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स डाल सके। लाइक हम लोग एक ही वेरिएबल में मल्टीपल एलिमेंट्स डाल सके। सो इन सिंपल वर्ड्स, अ एरे इज अ कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब क्या होता है? जैसा मैंने आपको बोला, कोई भी वेरिएबल का एक डेटा टाइप होता है। किसी का इंट होता है, किसी का लॉन्ग लॉन्ग इंट होता है, राइट? तो एक एरे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होती है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स बोलना सही नहीं रहेगा, ग्रुप ऑफ वैल्यूज होती है ऐसा कहना सही रहेगा। क्योंकि एरे खुद में एक वेरिएबल होता है, एक सिंगल वेरिएबल होता है। तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कहना बहुत सही रहेगा, या ग्रुप ऑफ नंबर्स मैं कहूँगा सही रहेगा। बट नंबर्स मैं इसीलिए नहीं कहूँगा क्योंकि कैरेक्टर, बूलियन वैल्यूज और ये डिफरेंट हो जाता है। तो मैं कहूँगा इन्हें एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब आप समझ सकते हो, कोई भी डेटा टाइप। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट। व्हाट डू आई मीन बाय सिमिलर? उनका सबका सेम डेटा टाइप है। लाइक ये एक एरे है। ऐसे आप इसे एक रेक्टेंगुलर थिंग की तरह सोच सकते हैं जिनमें ब्लॉक्स हैं बहुत सारे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेमोरी लोकेशंस है जिन पे ये वैल्यू स्टोर्ड है। तो ये एक एरे है। ओके, ये पूरा एक एरे है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसकी जो साइज है वो 9 है और इसमें 9 एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं। और इसकी जो टाइप है, तो मैंने बोला कि सेम टाइप का होता है सारे एलिमेंट्स, तो इसकी जो टाइप होगी वो होगी इंटीजर, क्योंकि सारे एलिमेंट नंबर्स है।
अगर मैं सब में डेसिमल वैल्यूज डालता तो कैसे होता था, 0, 7 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग। तो इस एरे का जो टाइप होता था वो डबल या फ्लोट हो सकता था। बट अभी क्योंकि मुझे सारी वैल्यूज इंटीजर दिख रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एरे जो है इसका टाइप इंटीजर है और इसमें वैल्यू स्टोर्ड होगी। तो हर एक, तो हम लोग कैसे इसे बोला जाता है, इसकी जो इसके जो प्रनाम, मतलब हम लोग जब टर्म्स में बात करते हैं प्रोग्रामिंग की, तो हम लोग कहते हैं इंडेक्स। इस जगह पे क्या है, तो आप कह सकते हैं इस एरे में 9 जगह है, हर एक जगह पे कोई ना कोई वैल्यू स्टोर है, राइट। तो हम लोग इन्हें कहेंगे कैसे प्रोग्रामिंग की टर्म्स में, हम लोग कहेंगे इंडेक्स है। इस एरे की इस जगह को बोलेंगे इंडेक्स, लाइक हर एक जगह एक इंडेक्स है और हर एक इंडेक्स की एक वैल्यू है। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स है जिन्हें हम फॉलो करेंगे। जो पहला इंडेक्स होता है वो 0 होता है और ये एक एक से बढ़ता रहता है। तो अगर आपकी एरे की साइज 9 है, जैसा यहाँ पर ये इस एरे की साइज 9 है, तो इंडेक्सिंग शुरू होगी 0 से। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 0th इंडेक्स पे 7 स्टोर है, फर्स्ट इंडेक्स पे 11 स्टोर है, सेकेंड पे 6 है, थर्ड पे 55 है। तो ऐसे आप एरे को बना सकते हो। लाइक मैं बताऊंगा जब कोड करेंगे तो एरे रियल में कैसे इम्प्लीमेंट होता है। बट थियोरटिकली आप ऐसे समझिए कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। आप इसकी साइज भी डिक्लेयर कर सकते हो और इसमें सारे जो एलिमेंट स्टोर होंगे उनका टाइप सेम होगा। और इंडेक्सिंग हर एरे की 0 से n-1 तक होगी। जैसा इसका साइज 9 था, तो इसकी इंडेक्सिंग 0 से 8 तक होगी। तो अगर मैं कहूँ कि अगर थर्ड इंडेक्स पे क्या स्टोर है, तो मैं कहूँगा 55 स्टोर है। सिक्स इंडेक्स पे क्या स्टोर है, 16 स्टोर है, राइट। बट आप इसके बाहर नहीं जा सकते क्योंकि साइज ही इतनी है। अगर मैं कहूँगा 9th इंडेक्स पे क्या स्टोर है, तो प्रोग्राम एरर थ्रो करेगा क्योंकि 9 साइज का एरे ही नहीं है, तो वो मेमोरी लोकेशन ही एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, ये मेमोरी, ये एक्चुअली ये मेमोरी में स्टोर होता है, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें। और ये जो सारे लोकेशंस होते हैं ये कंटीजियस होते हैं, मतलब एक एक के बाद एक उनकी लोकेशन +1 का इंक्रीमेंट होता है। लाइक अगर ये बोलूँ कि इस पेन, ओके, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 101 है और ये अगर ऐसा हुआ, आप अज्यूम कर लिए कि ये 101 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, तो ये 102 पे होगा, ये 103 पे होगा, ये 104 पे, और ये 5 पे, 6 पे। तो ऐसे इंक्रीमेंट होते रहेंगे मेमोरी लोकेशन। तो array can be defined as group or collection of elements of same type. Array elements are stored at contiguous memory location. और आप कैसे array को डिक्लेयर करेंगे ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, सो लाइक टुडे आई एम यूजिंग VS कोड। हम लोग कर गीक्स फॉर गीक्स से कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा स्लो हो रहा था। सो आई डिसाइडेड टू कि हम लोग जो कोड करते हैं वो VS कोड से करते हैं, ताकि आप लोग भी सीखे कि VS कोड पे कैसे कोड करते हैं। तो जो सिंटैक्स होता है ना किसी भी एरे को डिक्लेयर करने का, मैंने आपको क्या बोला था कि एक एरे में सिमिलर टाइप के एलिमेंट स्टोर होते हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि इंट टाइप का एरे चाहिए मुझे जिसमें सारे एलिमेंट्स है ना इंट होने चाहिए। अब मैं एरे का नाम दे देता हूँ ARR और मैं बोल देता हूँ इसकी साइज जो है ना वो 10 है, ठीक है। अब मैं इसमें 10 एलिमेंट्स डाल सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये एक एरे बन गया जो 10 साइज का है और इसमें 10 एलिमेंट्स है। अब मैं किसी भी एलिमेंट्स को कुछ भी दे सकता हूँ, ओके। और ये अगर मैं सी आउट करूँ, ओके, अगर मैं सी आउट करूँ ARR और मुझे चाहिए कि पहला एलिमेंट क्या है, तो पहला एलिमेंट होगा 0 इंडेक्स पे, राइट। सो नाउ इफ आई रन दिस, तो मुझे 0th एलिमेंट प्रिंट होना चाहिए, राइट। ओके, सॉरी, हम सेव नहीं किया मैंने, या वेट,
यस, सो एज यू कैन सी यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट था एरे का वो 1 था। अगर मैं इसको 90 कर देता हूँ और फिर से अपने कोड को रन करता हूँ, नाउ यू कैन सी जो फर्स्ट एलिमेंट था 90 प्रिंट हो रहा है क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट जो हमने एरे में रखा था वो 90 था। ओके, तो हम लोग एरे को प्रिंट कैसे करते हैं? अगर हमें एरे को प्रिंट करना है, हमें पता है कि 10 साइज है राइट एरे की, तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक जाएंगे और आई प्लस प्लस करेंगे और फिर मैं क्या करूंगा, सी आउट एरे का वो आयत एलिमेंट, और यहाँ पर मैं एंडल प्रिंट कर देता हूँ। ओके, सो एज यू कैन सी सारे जो एरे के एलिमेंट्स थे वो सारे प्रिंट हो गए। पहले 90 था तो पहले 90 प्रिंट हुआ, 2 था फिर 2 प्रिंट हुआ, ऐसे करके आप देख रहे हो सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। तो ये लूप कैसे काम कर रहा है, पहले आई की वैल्यू 0 ही होगी और फिर एरे ऑफ 0 प्रिंट हुआ होगा राइट, और पहले तो उसने चेक किया होगा कि क्या 0 10 से कम है। ओके, तो 0 10 से कम है, हाँ है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा फॉर लूप को। तो एरे ऑफ आई की क्या वैल्यू थी, 0 थी, तो एरे ऑफ 0 प्रिंट होगा, 90 प्रिंट हो गया। फिर मैं ये फॉर लूप की बॉडी खत्म हो गई तो मैं वापस गया, आई प्लस प्लस कर दिया तो आई अभी 1 हो गया। अब मैं चेक करूंगा क्या 1 10 से कम है, हाँ कम है, तो फिर मैं यहाँ पर आया और एरे ऑफ 1 प्रिंट किया मैंने, अब 2 प्रिंट हो गया राइट। और अब एरे ऑफ, उसके बाद ऐसे एरे ऑफ 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, ऐसे करके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर प्रिंट हो गए। नहीं, हेलो डॉट ये आपको एक्चुअली कंपाइल करने के लिए लगता है बार बार। मैंने एक्चुअली आज आज ही इंस्टॉल किया तो इसके कुछ सेटिंग्स करने होते हैं, मैं आपको वो बाद में बता दूंगा। आज मैंने इतना अच्छे से उसको सेटअप नहीं किया है तो इसलिए मुझे बार बार करना करना पड़ रहा है। ओके, इफ एरे आपने वुड हैव बीन, एक्सटेंशन नहीं डाउनलोड किया है क्या सर? मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड किया है फॉर मैं आप बता देता हूँ आपको, मैंने ये सी प्लस प्लस वाला एक्सटेंशन डाउनलोड किया है यहाँ पे, ये वाला, और मैंने कोड रनर जो है एक्सटेंशन वो किया है, ये वाला जो है आप देख सकते हो। एक्चुअली यहाँ पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, मैंने आपको भेजी थी ना ग्रुप पे, किसने देखी है वो? किसी को कुछ डाउट आया उस वीडियो से? वीएस कोड का हमने सेटअप भेजा था ग्रुप पे, एंड ऐड एज मेनी एलिमेंट्स एज वी वांट। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ ना तो कोड कम, वो कोड ये करेगा। वेट, मैं आपको एग्जांपल देके देता हूँ। अगर मैंने ऐसे किया, ठीक है, मैं अभी इसको ऐसे ही डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, सी जब मैंने एरे को ऐसे ही डिक्लेयर किया तो इसने एक एरर मुझे शो किया कि स्टोरेज साइज ऑफ एरे इज इन नोन। तो आप ऐसे उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप किसी भी एरे को जब क्रिएट करोगे तो उसकी साइज देना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कोड जो होगा वो एरर थ्रो करेगा। ओके, ओके, सो एक और डाउट था, इफ एरे वुड हैव बीन 11 देन वी विल राइट यस आई इज लेस देन 11। क्यों हम लोग ऐसा लिखते हैं? अगर मैंने यहाँ पर 10 साइज बनाया, ओके, और इसे मैंने दे दिया चलो यही एलिमेंट्स दे देते हैं, या फिर
थोड़े डिफरेंट एलिमेंट्स देती क्योंकि फिर वो इंडेक्सिंग में और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं फिर 16, 17 एंड 18, 18 और 20, तो 10 साइज की एरे बन गई। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। 10, ओके, सेव नहीं किया था मैंने। तो कोड कंपाइल हो गया। अब मैं रन कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे 11 प्रिंट हो गया। और मैं चलो आई भी प्रिंट कर देता हूँ इसके साथ, कि आई भी आपको समझ आ जाए। हम्म, ठीक है, सेव किया। तो आप अब आप देखो ना, तो जो फर्स्ट वैल्यू थी उसका जो आई था, आई इसका मतलब क्या है, इंडेक्स। ठीक है, उसका इंडेक्स क्या था, 0 था। और क्या वैल्यू प्रिंट हुई, जो फर्स्ट इंडेक्स पे थी, सॉरी जो 0th इंडेक्स पे थी, जो फर्स्ट वैल्यू थी बट 0th इंडेक्स पे थी। तो मैं लेस देन साइज क्यों लिखता हूँ, क्योंकि जो इंडेक्सिंग होती है ना, वो -1 होती है। मैंने आपको अगर 9 साइज का एरे था तो मैंने बोला था 0 से 8 होती है, और अगर 10 का रहेगा तो 0 से 9 होगी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेस देन 10 मतलब लेस देन इक्वल टू 9। तो ये भी सेम ही काम करेगा, सेम ही आउटपुट देगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जो 20th एलिमेंट था उसका इंडेक्स 9 था, जो सेकेंड लास्ट एलिमेंट था उसका इंडेक्स 8 था। तो आप ऐसे एरे को प्रिंट कर सकते हो, आप ऐसे इसे डिक्लेयर कर सकते हो। हमने कल सीन नहीं देखा था, तो मैं आज आपको सीन भी बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ओके। अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और उसमें कोई वैल्यू नहीं होती इनिशियली, आप इसे ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो। हमने इसे अभी इनिशियलाइज नहीं किया है, तो इसमें जो है गार्बेज वैल्यू प्रेजेंट होती है। या तो ये रैंडम वैल्यूज प्रिंट होंगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी से इनिशियलाइज नहीं किया है। ओके, तो अगर आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो बट आप उसे इनिशियलाइज नहीं करते हो किसी भी वैल्यू से, तो इसका मतलब है उसमें इनिशियली गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी। तो इट्स बेटर, ये एक अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस होती है कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करो आप उसकी 0 इनिशियल वैल्यू दे दो। तो अब आ जाता है पिक्चर में सी। अगर क्या हो, अगर यूजर को उसकी वैल्यू देनी है, मुझे पहले से उसकी वैल्यू डिफाइन करके नहीं रखनी है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैंने सेव कर दिया कोड, G++ हेलो, इसको प्रिंट भी कराते हैं हम लोग। ओके, G++ hello.cpp। वी कैन नॉट प्रिंट एन एरे विदाउट फॉर लूप, क्योंकि क्योंकि इसका रीजन ये है। ओके, तो पहले ये कर लेते हैं। अभी जैसे मैंने रन किया, देखो ये इसने मुझे एक लाइन दी, अब ये मुझे कुछ प्रिंट करने बोल रहा है, राइट। तो मैं 45 दे देता हूँ, ठीक है। तो देखो A is 45 हो गया। सब लोगों को दिख रहा है, राइट, स्क्रीन दिख रही है ना, लाइक हियर यू कैन सी। जो वैल्यू हो गई ए की, वो हो गई जो मैंने इनपुट में दिया था। तो लाइक दिस वे यू कैन एक्चुअली इनिशियलाइज अ वेरिएबल बाय गिविंग इनपुट। तो जो भी आप वैल्यू दोगे वो उस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। यू कैन नॉट प्रिंट एन array without loop. Okay, so why you cannot print an array without loop is because अगर मैंने ऐसे 100 साइज का एरे या फिर चलो 5 साइज का एरे दे दिया,
अगर मैं सी आउट करता हूँ, आप कर सकते हो, बट आपको ना 0 प्रिंट करना होगा, फिर आपको ऐसे ए ऑफ 1 प्रिंट करना होगा, फिर आपको ऐसे करके ए ऑफ 2, ऐसे करके आपको सारे वेरिएबल्स प्रिंट करने होंगे, देन यू कैन प्रिंट एन एरे। और मैंने ऐसे दे दिया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये एरे को अभी प्रिंट तो कर रहा है, बट मुझे सारे इंडेक्स खुद से प्रिंट लिखने पड़ रहे हैं, तब जाके प्रिंट कर रहा है। तो यही काम को सिंप्लीफाई कर देता है फॉर लूप। वो क्या करता है, वो हर एक इंडेक्स लेके आता है और उसमें डाल के उसे प्रिंट करा देता है, और आप उसे बोलते हो कि यार मुझे 0 है, 0 से आप स्टार्ट करिए और n-1 तक लेके जाइए और हर एक एलिमेंट को प्रिंट करिए। सी आउट ए डाला तो पूरा एरे प्रिंट नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, आइए मैम, आई थिंक सो मेमोरी लोकेशन से। तो ये कुछ प्रिंट हो रहा है, राइट? हेक्सा, ये हेक्स वैल्यू है। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे टाइप के सिस्टम, नंबर सिस्टम होते हैं, हम जिसमें काम करते हैं वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो 10 की बेस में होता है। और जो कंप्यूटर समझता है वो बाइनरी होता है, क्योंकि वो 0 और 1, तो 2 की बेस में होता है, राइट? बट जो मेमोरी लोकेशंस होते हैं ना, अगर किसी ने 12th में फिर से कंप्यूटर लिया होगा तो उसको सिखाया गया होगा हार्डवेयर में, वो हेक्स वैल्यूज में होते हैं। तो 16, बेस 16 में होते हैं। तो ये एक एड्रेस है। ये एड्रेस क्या शो कर रहा है कि मेमोरी लोकेशन में ये जो पूरा एरे है ये इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है। एग्जैक्टली। ओके, आई थिंक सो ये एरे वाला डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग पर लूप क्यों यूज करते हैं, पहले वो क्लियर हुआ। और फिर एरे को आप अगर प्रिंट करना है तो हर एक इंडेक्स को सेपरेटली करना होगा, इसीलिए फॉर लूप यूज करते हैं। और आप इसे ऐसे सी आउट ए से नहीं प्रिंट कर सकते। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अगर मैंने खाली एरे बना दिया, ठीक है, ऐसे करके, और मुझे चलो साइज भी उसकी पता नहीं है, ठीक है, अगर मुझे साइज नहीं पता, मुझे एन बनानी है उसकी साइज, तो मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए कि यूजर दे उसकी साइज क्या है। तो मैं ऐसे लिख दूंगा सी इन एन, ठीक है, और फिर मैं उसे एन ऐसे कर दूंगा। और मुझे चाहिए कि जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो भी मैं ही डालूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ए ऑफ सी नहीं ऑफ आई, और फिर मैं उसे प्रिंट भी कर देता हूँ। चलो, तो एक काम करते हैं, हम पहले भी प्रिंट करके देखते हैं कि उन मेमोरी लोकेशंस पे है क्या। तो आप एरे को तभी प्रिंट कर सकते हो जब आपने डिक्लेयर किया है, राइट? आप अगर इस एरे को यहाँ पर ऊपर प्रिंट करोगे, तो जैसा मैंने याद है आपको कल बोला था कि एक किसी भी चीज की जो स्कोप होती है वो उस लाइन के बाद शुरू होती है। अगर आप एरे यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हो ना, तो ये इसके ऊपर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि एक एक लाइन बाद आपका कोड जो होता है वो कंपाइल होता है। तो अगर यहाँ पर आप एरे डिक्लेयर कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि इसका जो स्कोप होगा वो ऊपर होना चाहिए था, बट आपने एरे तो नीचे डिक्लेयर किया है। तो ये यहाँ पर ये एरर देगा, क्योंकि ए नाम की चीज ऊपर एग्जिस्ट करती ही नहीं है, आपने ऊपर डिक्लेयर ही नहीं किया है। तो आप जब भी कुछ प्रिंट करोगे या फिर कुछ भी करोगे तो ऊपर उसके डिक्लेयर होना चाहिए, ये आप याद रखना। ओके, तो हम लोग ने एन को डिक्लेयर किया, एन में इनपुट लिया और एन साइज का एरे बनाया।
अब हम देखते हैं कि अगर मैं उसमें कुछ भी वैल्यूज नहीं डाल रहा हूँ तो यहाँ पर गार्बेज वैल्यू आएगी, और फिर मैं क्या करूंगा, मैं उसको इनपुट दूंगा, और फिर वो जो मैं इनपुट दूंगा वो उसमें स्टोर होके आपको वापस प्रिंट होके दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं there it is। तो अब ये मुझे पूछ रहा है कितने साइज का एरे, मैं बोल रहा हूँ 5 साइज का एरे बना देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो 5 साइज का एरे, तो 5 वैल्यू प्रिंट हो गई। ये क्या है, ये उन इंडेक्सेस पे वैल्यूज है। तो मैं जैसा मैंने आपको बोला था, अगर आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो और उसे आप इनिशियलाइज नहीं करते हो तो उसमें पहले गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है। तो यहाँ पर ये सारे इंडेक्सेस पे गार्बेज वैल्यू है। अब मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे मैं बोल रहा हूँ 78 डाल दीजिए, फिर 45 डाल दीजिए, फिर 34, फिर 99 डाल दो, और फिर 100 डाल दो। ठीक है, ये देखो एरे में क्या आ गया, यहाँ से मैंने वैल्यू 78 से डालना स्टार्ट किया था, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे 78 आ गया, 45, 34, 99 और 100 आ गया। जो भी मैंने वैल्यूज डाली थी वो एरे में आ गई। ओके, तो आपको ये समझा, इसमें किसी को डाउट है क्या कि एरे को हमने पहले तो एन था, एन को डिक्लेयर किया हमने, फिर एन में इंपुट लिया, फिर उस एन साइज का मैंने एक एरे बना दिया, 5 की जगह 6 7 वैल्यूज डाली। तो पहले एक्चुअली पहले वो इनपुट नहीं लेगा इतना, क्योंकि जब आप इनपुट डाल के एंटर दबाते हो तो उससे पहले ही प्रोग्राम बंद हो जाएगा लेना वैल्यूज, क्योंकि इतनी टाइम ही फॉर लूप रन हो रहा है, राइट। जितनी टाइम फॉर लूप रन हो रहा है उतनी बार वो सीन लेने वाला है। तो आप जब 5th वैल्यू पे एंटर दबा दोगे ना, तो वो अपने आप ही वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो वो आपको पूछेगा ही नहीं कि 6 7 वैल्यू डालो। ओके, और मैंने क्या किया, मैंने एन डिक्लेयर किया, एन साइज का एरे बना दिया, और फिर मैंने सारे देखा, इनको प्रिंट करके देखा, मुझे क्या मिला, गार्बेज वैल्यूज मिली। यहाँ पे 5 साइज का एरे बना दिया तो 5 मुझे गार्बेज वैल्यूज मिली, क्योंकि ये डिक्लेयर्ड थे बट हमने इन्हें इनिशियलाइज नहीं किया था। फिर जब यहाँ पर मैंने 5 इनपुट्स मांगे यूजर को, तो यूजर को 5 बार उसे बोला गया कि एंटर अ वैल्यू, एंटर अ वैल्यू, एंटर अ वैल्यू। यहाँ पर अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर अ वैल्यू। ओके, इसने एरर थ्रो किया, आई डोंट नो व्हाई। ओके ओके, सो इस स्टेटमेंट की वजह से हुआ होगा ये। Okay, fine। भाई आप जब सीन लेते हो तो आप कुछ उसमें प्रिंट नहीं कर सकते, तो इसको आपको सी आउट से करना होगा, एंटर अ वैल्यू। इसीलिए उसने एरर दिया था। तो सेव कर देता हूँ, C++ hello.cpp। हम्म, ओके, तो अब मुझे वो एरे साइज मांग रहा है, मैंने 5 दे दी। अब उसने 5 वैल्यू दी है, तो अब मैं क्या करूंगा, वो बोल रहा है एंटर अ वैल्यू, मैंने बोला अब मैं 10 डाल देता हूँ पहली वैल्यू। अब वापस से एंटर अ वैल्यू, 11 12 13 एंड 14। तो देखो उसने 5 वैल्यूज मुझे मांगी, और मैंने 5 वैल्यू जैसे ही टाइप कर दी उसने एरे बना के मुझे प्रिंट करा दिया। नहीं नहीं, टर्मिनल पे आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पर सिर्फ आपको ये 2 स्टेटमेंट रन करनी है, G++ और जो आपका फाइल का नेम होगा। और फिर जब आप फाइल ये जब आप रन करोगे तो ये a.exe नाम की फाइल बनेगी। तो आपको बस क्या करना है, डॉट
बैकवर्ड स्लैश और फिर वो ए लिख देना है। अगर आपका ए नाम की बनी, अगर आपकी बी या फिर कोई भी नाम की बनती है, आपको बस वो लिख देना है और फिर प्रोग्राम जो है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके यहाँ पे टर्मिनल में दिखेगा जो आपने कोड में लिखा है। ठीक है, तो एरे का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ क्या? कोई भी अगर डाउट है तो अभी पूछ लो। देखो, लाइव सेशन में होने का ना यही फायदा है कि आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो। अगर बाद में पूछोगे तो डाउट आपका फिर क्लियर नहीं होगा। और फिर अगर ऐसे ही देखना था तो यूट्यूब पे देख लो, हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे। बट अभी आप हम वन ऑन वन कर रहे हैं तो आप एडवांटेज लो इसका, अभी डाउट पूछो जो भी पूछना है आपको। या एरे साइज की लिमिट क्या है? एरे साइज की जो लिमिट है, आप 10⁻7 से ज्यादा साइज की एरे नहीं बना सकते हो। क्योंकि एक लाइक सपोज मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, या फिर यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कमेंट्स में। तो अगर आप इंट साइज का एरे बनाते हो राइट, तो एक इंट 4 साइज लेती है राइट। तो अगर आप एक ब्लॉक देखो राइट, अगर एक ब्लॉक जिसमें एक वैल्यू स्टोर होगी वो 4 साइज का होगा। तो अगर आप n साइज का बना रहे हो तो 4 × n हो गया, मतलब ये टोटल साइज हो गई। तो इसी मैथमेटिक्स को करते हुए, जो अगर आप 4 × n लेस देन टोटल मेमोरी होनी चाहिए राइट। ओके, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 10⁻6 आती है। इसकी वैल्यू 10⁻6 या 10⁻7 के बीच में आती है। आप 10⁻7 पकड़िए। तो इसीलिए जब भी आप एरेज के क्वेश्चन करोगे ना, तो वो आपको 10⁻6 या 10⁻5 ही वैल्यू देंगे कि आपको इतनी ही वैल्यूज का बनाना है, क्योंकि इससे ज्यादा एरे का साइज नहीं बन सकता। ओके, आपको पूछना है कोई और डाउट कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चले? तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। या आई थिंक सो, अब मुझे आपको स्ट्रिंग समझा देना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट हमने एरे किया तो अभी आप स्ट्रिंग समझ सकते हो। वेट अ सेकंड। ओके, तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है? स्ट्रिंग आप एज एरे ही कंसिडर करो, या फिर उसे सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स। अगर मैं यहाँ पर हेलो लिखता हूँ राइट, ये एक हेलो एक स्ट्रिंग है राइट। बट आप इसे ऐसे सोचिए कि ये एक एरे है, एक कैरेक्टर एरे है, एक एरे ही है जिसका टाइप कैरेक्टर है, और उसमें 5 जगह है। तो एक जगह पे एच लिखा है, एक जगह पे ई लिखा है, एक जगह पे एल लिखा है, और एक जगह पे एल लिखा है, और यहाँ पर ओ है। तो ये एक मिला के स्ट्रिंग होता है, बट ये एक कैरेक्टर एरे है। ओके, तो जब भी कोई आप स्ट्रिंग डिक्लेयर करोगे तो उसे हम लोग कैरेक्टर एरे भी बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रिंग को हम लोग एज अ बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, तो हम लोग स्ट्रिंग्स लेके देखते हैं। आप जब स्ट्रिंग के साथ डील करोगे तो यू डोंट हैव टू क्रिएट अ एरे। आप ऐसे बस स्ट्रिंग एस कर दो, और अगर आपको कोई इससे आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक मॉर्निंग, ऐसे लिख सकते हो। और फिर मैंने इसको प्रिंट कर दिया। ओके, तो जो स्ट्रिंग थी मेरी वो प्रिंट हो गई। बट वैसे भी कर सकते हैं। आई हैवंट ट्राइड इट। मैं एक्चुअली दूसरी आईडी पे करता हूँ, मैंने आज पहली बार यहाँ पर VS कोड पे किया है। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली एक एक्सटेंशन था जो मुझे आपको दिखाना था बाद में जब हम कोड करेंगे तो। या यू कैन यूज द आउटपुट ऑल्सो। डायरेक्ट रन करके भी होता, तो आपसे यही करते हैं।
ठीक है, तो हमने देखा कि स्ट्रिंग ऐसे है तो पूरा स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट हो गया। बट जैसा मैंने आपको बोला था राइट कि ये कैरेक्टर एरे है, तो अगर मैं यहाँ पर जीरो इंडेक्स प्रिंट करूँ तो जी प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो इंडेक्स पे आता है राइट। तो लेट्स सी कि जीरो प्रिंट होता है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर जी प्रिंट हो गया। जी क्यों प्रिंट हुआ यहाँ पे? क्योंकि एक एरे थी, आप इसे एक एज एरे कंसिडर करिए, और इसके इस इंडेक्स पे जी है, तो यहाँ पर इसीलिए जी प्रिंट हुआ। जीरो इंडेक्स पे जी है, इसीलिए जी प्रिंट हुआ। अगर मैं वन प्रिंट करूंगा तो ओ प्रिंट होगा, क्योंकि वो फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो अभी भी जी क्यों हो रहा है? तो सेव नहीं किया था इसको। ओके, ओ हो गया। तो लाइक लाइक आई सेड कि जो पूरा एरे होता है वो जो पूरा स्ट्रिंग होता है, आई मीन वो एक कैरेक्टर एरे होता है, और हर एक कैरेक्टर उस इंडेक्स पे स्टोर होता है। और जो पोजीशन होगी, उसका जो इंडेक्स होगा वो पोजीशन माइनस वन होगा, क्योंकि जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है राइट। तो आप ऐसे एरे डिक्लेयर कर सकते हो। बट अगेन दैट थिंग अप्लाइज टू दिस ऑल्सो, इफ यू नॉट डिक्लेयर इट देन इसमें गार्बेज वैल्यू होगी। तो आप क्या कर सकते हो, अगर यूजर को स्ट्रिंग डिफाइन करनी है तो आप ऐसे सीन एस कर दो, तो जो भी यूजर देगा वो स्ट्रिंग में आ जाएगा। सो इफ आई विल ट्राई टू रन। ओके, तो जो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आ गया, इफ नॉट आस्किंग फॉर द आउटपुट। ओके, लेट्स ट्राई इट हियर ओनली। वहां पर कुछ प्रॉब्लम है। हम्म, या तो अभी ये आउटपुट ले रहा है मुझसे, तो मैं अगर मैं बोलूँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो है, मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर की थी अभिनव राजन, जो पूरा पूरा एक सेंटेंस था। तो इसने यहाँ पर ये जो स्पेस है इसके बाद नहीं आउटपुट लिया राइट। क्योंकि अगर ये एक फंक्शन में लिखा है कि अगर आप एक स्पेस देते हो तो उसे एक नेक्स्ट इनपुट कंसिडर किया जाता है, इसीलिए वो आया नहीं। बट अगर आपको पूरा लाइन चाहिए तो आप गेट लाइन भी यूज कर सकते हो। बट अभी हम लोग वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो आगे जाके आएगा लेक्चर। तो अभी के लिए अगर मैं आप एक ही लाइन मेरे को अगर बीच में स्पेस ना दूं तो ये पूरा प्रिंट होगा। ओके। और जैसा कि मैंने कहा कि एक कैरेक्टर एरे है, तो आप किसी भी इंडिविजुअल इंडेक्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सो like we have covered pretty much everything. So the last thing which we will cover today is functions. functions बहुत important होते हैं तब जब आप एक चीज अगर आपको कुछ सेट ऑफ चीज अपने कमांड्स लिखे और आपको वो चीज बार बार करानी है राइट। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिक्लेयर अ लूप। बट अगर आपको बहुत सारे करने हैं और उसको इजी रखना है तो यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर फंक्शन। सो जैसे एक मेन फंक्शन है, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, ये भी एक फंक्शन है। हम लोग और फंक्शंस भी बना सकते हैं जिनका कुछ टास्क होगा। तो हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मैंने बना दिया इंट। वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न पे हम लोग आते हैं, बट यहाँ पर मैं देता हूँ इंट, और फिर मैं बोल देता हूँ इसका नाम है प्रिंट। ठीक है, ये स्ट्रिंग एस। ओके, यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा आपको। ये सी आउट करेगा आई एम इनसाइड दी फंक्शन। ओके, और किसी भी फंक्शन को
जैसे मैंने आपको बोला कि मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा और हर एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो वो दूसरे फंक्शंस पे जाएगा नहीं कंपाइलर। तो उसको अगर वहां पर भेजना है तो कहीं पर भी जाने की चीज होती है वहां कॉल करना। तो अगर आपको उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो आपको उसे कॉल करना होगा। तो ये कैसे होता है? अगर आप मेन प्रोग्राम में, आप मेन फंक्शन में हो, ठीक है, और अगर आपने एक दूसरा फंक्शन लिखा प्रिंट, ठीक है, तो यहां पर जब मैं लिखूंगा प्रिंट, तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, ये जंप मारेगा कंपाइलर इस फंक्शन में और इस फंक्शन को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। और ये फंक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो वापस आ जाएगा कंपाइलर और इसकी नेक्स्ट लाइन से सारी लाइन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे कंपाइलर काम करता है। तो हम लोग इसे ट्राई करते हैं। ये स्ट्रिंग हो गया, तो मैं यहाँ पर कुछ सी आउट करके करके देखते हैं। यहाँ पर मैं बोलता हूँ आई एम जस्ट स्टार्टिंग, ओके, और फिर मैं बोलता हूँ प्रिंट, मैंने कॉल किया उसे, और फिर बोलता हूँ आई एम बैक, ओके। तो इसके रन करते हैं। किस प्रोग्राम में आ रहा है? ओह ओके ओके, सॉरी। तो यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर कर। फिर से करते हैं ऐसे। जी प्लस प्लस प्रिंट है। एक सेकंड। या print was not declared in the scope. That is- हम्म। सो आउटपुट में क्या दिखता है? हम लोग टर्मिनल में कर रहे हैं। ये जो टर्मिनल में प्रिंट हो रहा है ना, यही आउटपुट होता है बेसिकली। जब कोड रन होता है तो टर्मिनल में ही आउटपुट आता है। तो हम जो यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्चुअली आउटपुट ही है इस कोड का। तो हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इस लाइन पे आया होगा जो हमारा कंपाइलर होगा, और उसने स्टार्टिंग प्रिंट किया। अब वो इस लाइन पे गया प्रिंट पे, और फिर प्रिंट फंक्शन पे कंपाइलर ने जंप मारा और उसने बोला आई एम इनसाइड द फंक्शन। ये प्रिंट हुआ यहाँ पर। और क्योंकि मैंने एंडल यहाँ पर नहीं दिया था तो उसने न्यू लाइन प्रिंट नहीं की और ये बाहर आ गया एक्चुअली। ये लाइन जब एग्जीक्यूट हुई तो फंक्शन खत्म हो गया और ये वापस यहाँ पर आ गया, और इसने आई एम बैक प्रिंट किया यहाँ पर। न्यू लाइन पे नहीं हुआ क्योंकि मैंने ऊपर एंडल नहीं दिया था। Okay, so this way you can create functions and you can call them and execute some commands. Okay, तो मैं यहाँ पे एंडल वापस से देता हूँ, और हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है वैल्यू। जब मैंने यहाँ पर रिटर्न नहीं लिखा तो उसने डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न की होगी जो कि 0 होती है। अगर अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ कि वैल नाम का, जिसकी मैं वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है।
ओके, और फिर यहाँ पर भी एंडिंग। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, हमें स्टार्टिंग प्रिंट हुआ, कंपाइलर ने स्टार्टिंग प्रिंट किया, और फिर देन उसके बाद जब यहाँ पर हम लोग इस लाइन पे आए तो वापस से प्रिंट हमने कॉल किया है, तो हम लोग प्रिंट फंक्शन पे चले गए। फिर ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई और फिर उसने प्रिंट किया आई एम इनसाइड द फंक्शन। और फिर जब ये वैल्यू यहाँ पर होगा तो रिटर्न का मतलब जनरली क्या होता है, उस फंक्शन से बाहर आ जाना। उस फंक्शन से बाहर आओ बट कुछ लेके आओ। क्या लेके आओ? एक वैल्यू लेके आओ जो भी वो फंक्शन रिटर्न कर रहा हो। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखते हैं जो कि इंट है इस केस में। तो इसका मतलब है कि जब ये फंक्शन से हम आएंगे वापस तो ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने रिटर्न 10 लिखा है। रिटर्न का मीनिंग आप ऐसे समझिए, बाहर आ जाइए, जहां से आपको कॉल किया गया वहां पर वापस चले जाइए, आप रिटर्न कर जाइए बट 10 लेके जाइए। ओके, तो ये जो 10 यहाँ से जैसे मैंने इस लाइन से कॉल किया, जब ये हो गया होगा फंक्शन एग्जीक्यूट तो इसी लाइन पे वापस आया होगा बट 10 को साथ लेके आया होगा और ये 10 इस वैल में जाके स्टोर हो गया होगा। ओके, और इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू इज, वैल की जो वैल्यू है वो 10 है, और यहाँ पर मैंने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया था। 10 इसीलिए हुई क्योंकि ये फंक्शन ने रिटर्न किया है 10, और इसीलिए वो इनिशियलाइज हो गया 10 से, और फिर वैल की वैल्यू हमें 10 यहाँ पे प्रिंट हुई है, और फिर बस उसके बाद ये आई एम बैक यहाँ पे प्रिंट हुआ है। आउटपुट में क्या दिखता है, हम लोग टर्मिनल में कर रहे हैं। ओके, ये लाइक आई सेड कि जो टर्मिनल में होता है, लाइक जो आपको दिख रहा है वही कोड का आउटपुट है। प्रिंट फंक्शन पहले लिखा है तो पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, आई लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग ओनली कि हमारा सिर्फ ये याद रखना, ये एकदम थंब रूल है, सिर्फ मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट होता है। कोई और फंक्शन कभी भी खुद से एग्जीक्यूट नहीं होगा अनलेस यू लाइक, ओनली कंडीशन इज यू हैव टू कॉल इट टू एग्जीक्यूट, टू गेट एग्जीक्यूटेड। तो जैसा यहाँ आप अगर आप सोच रहे हो कि मैंने प्रिंट फंक्शन पहले लिखा है तो पहले प्रिंट फंक्शन पे कंपाइलर जाएगा एंड देन इस फंक्शन पे आएगा, तो ये रॉन्ग है, ये एक्चुअली ऐसे काम नहीं करता है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि मेन से ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा और मेन पे ही खत्म होगा। अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे वहां पर कॉल करना होगा। ओके, तो यहाँ से ही, यहाँ इसी लाइन से हमेशा कोड स्टार्ट होगा, लाइक आई मीन कंपाइलेशन स्टार्ट होगा। तो पहले लाइक आप देख रहे हैं आउटपुट में भी स्टार्टिंग हुआ, फिर यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हुआ क्योंकि लाइक फंक्शन पे कंपाइलर गया क्योंकि हमने उसे कॉल किया है। तो अगर मैं यहाँ पर 20 लिखता हूँ और फिर से कोड रन करता हूँ, आई थिंक मेरे को ये कंपाइलर को मैं थोड़ा सा देखूंगा, आई थिंक कुछ एरर्स है इसमें, बट नेक्स्ट टाइम से बहुत फास्ट होगा। ये एक्चुअली इतना स्लो नहीं होता है, बहुत फास्ट होता है ये, बट आई थिंक सो कुछ एरर्स मैंने किए इंस्टॉलेशन के बाद, इसीलिए ऐसा हो रहा है। या तो यहाँ पर स्टार्टिंग प्रिंट हुआ, आई एम इनसाइड द फंक्शन प्रिंट हुआ, और फिर 20 वैल्यू आया वैल्यू का। क्यों? क्योंकि 20 वैल्यू रिटर्न हुई है उस प्रिंट फंक्शन से। तो अगर मैं यहाँ पर बूल डालू जो कि एक डेटा टाइप होता है और ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, तो अगर मैं यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर दूं तो, बट ये इंटीजर है राइट, अगर बूल ट्रू है तो ये प्रिंट 1 वैल्यू रिटर्न होगा। मतलब एक्चुअली जब बूल की जो ट्रू वैल्यू होती है उसकी इंटीजर में 1 होता है वो इक्विवेलेंट के, और अगर मैं फॉल्स रिटर्न करूं तो 0 होगा। तो हम लोग देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया है तो इस वेरिएबल में 1 स्टोर होना चाहिए, हम लोग देखते हैं। या सो यहाँ पर वैल्यू 1 आई,
क्योंकि हमने ट्रू रिटर्न किया था और ये फंक्शन बूलियन टाइप की वैल्यूज रिटर्न करता है। और एक फंक्शन हमेशा कोई एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, आप दो वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। अच्छा, रिटर्न रिटर्न का मीनिंग आप ऐसे मत समझिए कि ये एक वैल्यू उससे भेज रहा है। रिटर्न का मतलब है उस फंक्शन से ही बाहर आ जाना, बट कुछ साथ में लेके आना। तो आप एक साथ दो दो चीजें रिटर्न नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक रिटर्न पे जब वो आएगा वो उसी टाइम पे फंक्शन से बाहर निकल जाएगा। तो दो चीजें रिटर्न नहीं हो सकती किसी भी फंक्शन से। ओके, तो ये आपने देखा फंक्शन क्या होता है। तो आई थिंक सो दिस दिस इज नीडेड फॉर लाइक बिगिनर। अगर आप बिगिनर हो तो आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए। अब आपको फॉर लूप्स आ गए हैं, आपको स्ट्रिंग्स आती है, आपको एरेज आते हैं। अब आप नॉर्मल कोडिंग जो है, अब डीएसए के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग व्हाट इफ वी हैव टू मेन फंक्शन, वी कैन नॉट हैव टू मेन फंक्शन। अगर हमने दो मेन फंक्शन बनाए तो कोड आउट एरर थ्रो करेगा। प्रिंटफ फंक्शन पहले लिखा है, ओके, ये मैंने डाउट क्लियर कर दिया। और रिटर्न नहीं लिखा तो क्या एरर देगा? if you if you are not writing return na, then a default value is returned, but it's better good like it's a better practice to write return values. Okay, so like 6 हो गया है, तो ज़्यादा लाइक लेक्चर एक्सटेंड हो जाएगा, तो अभी मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करता हूँ। और जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, आप डीएस आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जर्नी आप अपनी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो लाइक टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन कोड शेफ, एंड हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं इसे। लाइक मैं जो आपको लाइक आपका होमवर्क भी रहेगा कुछ क्वेश्चंस, तो मैं अभी से बता रहा हूँ, अगर आपको इस बूट कैंप का फुल बेनिफिट लेना है तो आपको खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ के देख रहे हो मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इससे कुछ नहीं होने वाला, बिलीव मी। अगर आप खुद से सॉल्व करोगे, रोज डाउट्स लेके आओगे, आप देखते होंगे अगर आपने डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन किया है, बहुत सारे स्टूडेंट सेकेंड ईयर से कंटिन्यूसली डाउट्स पूछते रहते हैं सीपी के रिगार्डिंग। और हम लोग लाइक 24/7 उनके डाउट सॉल्व करते हैं। तो इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस थिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, लाइक मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर, राइट? तो अगर आप अभी से ये सीपी करना स्टार्ट करोगे, आप जब सेकेंड सेम में आ जाओगे आपको मिनी प्रोजेक्ट होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी स्टार्ट नहीं करते हैं, बाद में जाके स्टार्ट करते हैं, बट उनको बहुत फिर टाइम ही नहीं मिलता। आप जब मिनी प्रोजेक्ट करोगे तो आपको वेबसाइट्स बनानी पड़ेगी, उनको डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो फिर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। एंड बिलीव मी, एवरी कंपनी आस्क यू द डीएसए प्रॉब्लम्स। तो वो आप उनकी प्रैक्टिस आप कब करोगे अगर आपको टाइम ही नहीं मिलेगा? तो अगर आप हम लोग ने आई थिंक हम लोग को जब स्टार्ट किया था तो हमने भी सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया था। एंड हम लोग को ऐसा लगा था कि काश हम लोग फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देते, तो आज हमारा जो रेटिंग या फिर जो भी हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा होता तो हम लोग ज़्यादा अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते थे। तो आप लोगों को अभी से स्टार्ट करना है। मैं आपको बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। आप जाइए इस पे, आप अकाउंट बनाइए कोड शेफ पे, और मैं जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे ही सम प्रैक्टिस करिए। और आप डाउट्स लेके आइए, डिस्कॉर्ड पे आप डाउट्स पूछिए। हम लोग डिस्कॉर्ड पे जो वॉइस चैनल्स है, हम लोग साथ में बैठ के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड कल से जो एक्चुअली मेन बूट कैंप स्टार्ट होने वाला है, हम लोग कंपनीज के प्रॉब्लम्स लेंगे और साथ में सॉल्व करेंगे। बट आई एम टेलिंग यू, आपको जो है खुद से अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वो बेटर होगा। तो आप जो क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेक्चर होने के बाद आप उसे खुद से भी सॉल्व करिए। ओके, सो so how you solve a problem on CodeChef is आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सर प्लीज डोंट एक्सटेंड द लेक्चर। ओके,
ओके, हम लोग ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, सिर्फ 5-10 मिनट में आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो आप क्या करना, फ्लो के ना बहुत सारे सीरीज है, फ्लो 16 तक है, ठीक है। तो अगर आप फ्लो 1 पे जाओगे और फिर अब 0-2 डालना है बस आपको, ऐसे 16 तक प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो मैं आपको एक सॉल्व करके बता रहा हूँ, आप जब खुद करोगे तो आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। और आपको अगर कुछ भी डाउट आया तो आप पूछना है आपको डिस्कॉर्ड पर, या फिर पर्सनली किसी भी कोड यंत्र मेंबर को आप पूछ लीजिए, वो इमीडिएटली आपके डाउट सॉल्व करेगा। और फर्स्ट थिंग आपको जो करनी है, मैंने कल एक वीडियो सेंड किया था रिगार्डिंग वीएस कोड का सेटअप, और मैंने एक ड्राइव की लिंक भी सेंड करूंगा जिसमें आपको WinGW मिलेगा, तो आपको वो इंस्टॉल करना है और ये जो मैंने सेटअप लगाया था वो करना है। एक्चुअली मैंने कुछ रॉन्ग चीजें की थी, इसीलिए वो अच्छे से चल नहीं रहा है, बट बिलीव मी वीएस कोड इज द बेस्ट थिंग फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और फॉर लर्निंग डीएस एंड ऑल। ओके, सो स्टार्ट, लाइक फटाफट से मैं कोड कर देता हूँ इसको। तो आपको दो नंबर्स को ऐड करने हैं, ठीक है। तो वीएस कोड में ही करते हैं हम लोग। जो इतनी चीजें होती है वो हर कोड में सेम होती है, ठीक है। तो ये कोड हमें क्या बोल रहा है, सॉरी, प्रॉब्लम हमें क्या बोल रहा है कि या so every problem starts with a problem statement. It tells you in detail about the task to be solved. Usually, although not necessarily it is, ये सब I think पढ़ने की जरूरत नहीं है। Shivam is the youngest programmer in the world. He's 12 years old. Shivam is learning programming and today he's writing his first program. Your task is very simple. Given two integers a and b, write a program to add this number. तो जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको सबसे पहले पढ़ना है और फिर आपको देखना इनपुट क्या दिया है। आपको इनपुट दिया होगा टी। ये बेसिकली क्या है, फर्स्ट लाइन कंटेनर इंटीजर टी, ये है टेस्ट केसेस। लाइक आपको एक चीज कितनी बार करनी है ये टेस्ट केस बताता है। जैसे हम लोग देखते हैं आगे जब इनपुट आएगा तब, और फिर हर टेस्ट केस में आपको दो इंटीजर्स दिए गएंगे ए एंड बी, और आपका उसको सम A+B प्रिंट करना है। और आउटपुट में आपको क्या प्रिंट करना है, फॉर ईच टेस्ट केस यू हैव टू प्रिंट द एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ऐड ए एंड बी एंड डिस्प्ले द सम इन अ न्यू लाइन। और इसके कंस्ट्रेंट्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स आपको बताते हैं कि ये वैल्यू इसके बीच में ही टी की वैल्यू आ सकती है। तो टी आएगा 1 से 1000 तक, और ए एंड बी की जो वैल्यू आएगी वो 0 से 10,000 के बीच आएगी। तो मैं बताता हूँ आप कैसे कैसे इसको पढ़ते हैं। तो ये टी यहाँ पर 3 दिया था, लाइक इसने बोला था कि जो फर्स्ट लाइन होगी कोड की वो टी होगी, राइट। तो ये जो 3 दिया है ये टी है, तो इसका मतलब T3 है, इसका मतलब 3 बार कोड होगा, 3 बार मुझे दिया होगा कुछ, इसीलिए ये 3 लाइंस दी गई है। ओके, और टी हर एक लाइन में ए एंड बी है, तो ये ए एंड बी फॉर फर्स्ट टाइम है, ये सेकेंड टाइम है और ये थर्ड टाइम है। ऐसा 3 बार दिया है इसीलिए यहाँ पे 3 है। फर्स्ट टाइम पे इनका एडिशन 3 था इसलिए 3 प्रिंट हुआ है, और हर लाइन पे उस टेस्ट केस का आंसर प्रिंट हुआ है। तो बस आपको क्या करना है, पहले तो टेस्ट केस आएंगे, राइट। तो मैं टी ले लेता हूँ एक वेरिएबल, उसमें मैंने सीन कर लिया टी। ओके, और फिर मुझे क्या करना है, मुझे हर एक टी जब तक 0 से टी तक ट्रैवल्स करने की, इतनी बार नंबर आया होगा, राइट। मेरे पास 3 था वहां पे, तो 3 बार आया होगा मेरे पास नंबर। तो पहले मैं ए वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और बी कर रहा हूँ, और फिर मैंने सीन में ए भी ले लिया और बी भी ले लिया। आप एक ही लाइन में मल्टीपल इनपुट्स भी ले सकते हो, जैसे अगर आप ऐसे करोगे तो भी चलता है, बट अगर आप ऐसे करोगे तो भी ये सही है। ओके, और बस आपको आउटपुट क्या कर देना है, A+B, और फिर एक एंडल डाल देना है। ओके, बस ये, और फिर रिटर्न 0, जो हर फंक्शन के एंड में होना चाहिए। तो अगर मैं इसे करता हूँ यहाँ पर कॉपी, और यहाँ पर इसकी आपको बस क्या करना है, इसके सबमिट बटन पे क्लिक करना है, और जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो ऐसे आपको दिखेगा। ओके, तो आप इरेज कीजिए इसे, और यहाँ पे रन आप पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पर अगर आपको इसे चेक करना है कि आपका कोड सही आउटपुट कर रहा है कि नहीं,
तो इसे कॉपी करिए और यहाँ पर बस पेस्ट कर दीजिए और फिर रन कीजिए। तो 300 और 50, हमें आउटपुट में क्या चाहिए था? 300 और 50। यस, ये करेक्ट है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बस सबमिट कर दूंगा इसे। और जैसे ही मैंने सबमिट किया, ये थोड़ा टाइम लेगा, ये चेक करेगा और टेस्ट केसेस के लिए आपका कोड सही है कि नहीं, और एंड में आपको करेक्ट आंसर एज अ आउटपुट दे देगा। तो आपको ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। आपको कभी कभी रॉन्ग आंसर देगा जब आपका लॉजिक सही नहीं होगा। तो ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए। और इस वेबसाइट पे, लाइक मेरे वेबसाइट, लाइक जो मेरा नाम है यहाँ पे, उसके सामने 3 स्टार्स है, राइट। तो जब इस वेबसाइट पे आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, जिनमें आपको compete करना रहता है, लाइक विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू सॉल्व सम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, बेसिक, लाइक डिपेंड करता है कौन सा कॉन्टेस्ट चल रहा है। 3 कॉन्टेस्ट जो मोस्ट लाइक फेमस है इस वेबसाइट पे, वो है लॉन्ग चैलेंज, जो अभी 3 दिन का होता है, और ऐसे 2 कॉम्पिटिशन्स होते हैं 1 महीने में। तो एक होता है कुक ऑफ, ये एक्चुअली 3 दिन का होता है। 3 दिन, ये 3 डेज तक चलता है। और जो कुक ऑफ होता है वो 3 आवर्स का होता है, 3 आवर्स या 2.5 आवर्स का होता है। और एक होता है लंच टाइम, ओके, जो भी 3 आवर्स का ही होता है। और ये संडे या सैटरडेज को होता है, वो लोग अनाउंस कर देते हैं। तो इन ईच कॉन्टेस्ट यू हैव टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द कॉन्टेस्ट यू रिसीव सम रैंक्स। लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था, तो जो मेरा फर्स्ट कॉन्टेस्ट था, या सो मैंने जब स्टार्ट किया था, वेट, यहाँ पे ग्राफ आएगा, हाँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, ये ग्रीन लाइन है, यहाँ पर ये 2 स्टार की है, और फिर यहाँ पर जो ये ग्रे है, ये 1 स्टार है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था 2 स्टार से, और फिर फर्स्ट पे मेरा जो रैंक था वो 4200 था। फिर लाइक ये जो मेरी जर्नी थी, आई थिंक 2 साल हो गए मुझे ये करते हुए। एंड आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन एवरी कॉन्टेस्ट यू गेट सम प्लस रेटिंग एंड सम माइनस रेटिंग बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। और आपके जो डिविजन है वो चेंज होते रहते हैं बेस्ड ऑन योर रैंकिंग एंड ऑल। सो करेंटली आई एम, लाइक कंट्री रैंक जो मेरा है वो 24,000 है, और जो मेरी करंट ग्लोबल रैंक है वो 30,000 है। तो जब आप कंपनी में जाओगे, जो अब्दुल्ला के बारे में आपने सुना होगा, ही वॉज 7 स्टार ऑन दिस वेबसाइट, एंड आई एम 3 स्टार, बट आई वॉज 4 स्टार। लाइक जो आप यहाँ पे देख सकते हो, आई वॉज 4 स्टार, लाइक जो मेरा मैक्सिमम रीच है वो 4 स्टार तक था। सो वेन यू compete on these websites you get, like, you become good in problem solving, and at the end, at the time of placements, this thing will help you so much that, like, अब जब आपको कोई भी डीएसए का क्वेश्चन आएगा, सिमिलर क्वेश्चंस ही आएंगे जो यहाँ पर पूछा है। सो यू शुड स्टार्ट डूइंग दिस, एंड आपका बहुत हेल्प होगा इससे। लाइक आई रिकमेंड दिस टू एवरीवन कि सबको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना ही चाहिए। इवन इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी, टेल अस, आस्क योर सीनियर्स एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। तो मैंने आपको बोला कि आपको बस यहाँ पर जाना है, मैं ये लिंक सेंड कर दूंगा। तो फ्लो 001 है, यहाँ पर आपको बस 2 कर देना है। और फिर ये एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आप बस आपको रिमाइंडर प्रिंट करना है। 2 नंबर्स टी यहाँ पर सेम है, ए बी दिया जाएगा, आपको ए मॉड बी प्रिंट करना है। ऐसे करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड आपको रेटिंग मिलेगी, एंड दिस विल हेल्प यू इन योर प्लेसमेंट्स ऑल्सो। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक AS620 भी हो गया है। सो अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। सो इफ यू आर मिस इफ यू हैव मिस दी